Today we are going to discuss literature. First, let me tell you the definition of literature. Books and other written works, especially those considered to have creative or artistic merit. पुस्तकें या दूसरे लिखित कार्य विशेष रूप से जिनको समझा जाता है क्रिएटिव अर्थात आर्टिस्टिक मेरिट वाला, यानी कलात्मक गुण जिसके अंदर होता है. आर्ट के बहुत से रूप होते हैं, जैसे पेंटिंग इज आर्ट, एक्टिंग इज अ आर्ट, म्यूजिक इज अ आर्ट. इन द सेम वे लिटरेचर इज आल्सो एन आर्ट. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वर्क ऑफ आर्ट इज लिटरेचर. अपनी बात को किताबों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से जब लेखक आर्टिस्टिक तरीके से एक्सपोज करता है तो वह पार्ट ऑफ लिटरेचर होता है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर के प्रकार. ब्रॉडली देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. द फर्स्ट वन इज पोइट्री, सेकंड प्रोज, थर्ड ड्रामा, फोर्थ novel, and fifth media. I hope all of you know all about these 5 forms of literature: poetry, prose and drama. These 3 things are in your syllabus. You will study novels in graduation and you know all about media. We shall study poetry. But before I start your poems, I would like to define poetry. One thing you must always remember, poetry is a singular word. It is never used as plural. Because poetry जो है वो एक ही होती है. It's the group of poems. ठीक है? Poems can be plural, but poetry is always used as a singular. Okay, students, the definition is given by William Wordsworth. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin into tranquility. ज्यादा डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जो कवि की जो पावरफुल फीलिंग्स होती हैं उनका ऑटोमेटिक या स्वतः जो प्रवाह होता है वही पोइट्री बन जाती है. पोइट्री की काइंड्स पर अगर हम बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 parts. The first is subjective and second is objective. Subjective means आत्मविषयक and objective means वस्तुपरक. आत्मविषयक जो कवि के अपनी लाइफ से रिलेटेड हो, उसकी अपनी इमेजिनेशंस हो, उसका कोई अपना एक्सपीरियंस हो या उसकी अपनी कोई भी थिंकिंग हो, तो वह सब्जेक्टिव पोएम्स में आता है. ऑब्जेक्टिव में पोइट कभी अपने विषय में कुछ नहीं बताता, वह किसी अन्य व्यक्ति या अन्य स्थानों के बारे में जिक्र करता है. तो इस तरह से ब्रॉडली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है. फिर अगेन वी हैव डिवाइडेड सब्जेक्टिव पोएम्स इनटू 4 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज लिरिक, सेकंड ओड, थर्ड एलिजी एंड फोर्थ सोनेट. इन ऑब्जेक्टिव अगेन देयर आर 2 पार्ट्स, बैलेड एंड एपिक. नाउ लेट मी clear all these points of poetry, as all these poems are in your syllabus. Lyric. The word lyric came of a word lyre. There's a Latin word lyre, and the meaning of lyre is musical instrument. Definition is clear. ऐसी कविताएं जिसमें संगीत हो या जिनको संगीत यंत्र के साथ गाया जा सकता हो, लिरिक कहलाती है. लिरिक की विशेषता यह होती है कि इट्स अ शॉर्ट पोएम एंड इट कैन बी संग विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वन थिंग इज ऑलरेडी क्लियर दैट ये सब्जेक्टिव है, इसमें कवि अपनी किसी भी फीलिंग्स को एक्सपोज करता है. ओके. ओड. ओड इज आल्सो ए काइंड ऑफ लिरिक, बट ओड में और लिरिक में डिफरेंस ये है कि ओड इज ए लॉन्ग लिरिक. ये बड़ी होती है, ये कविता बड़ी होती है. एंड सेकंड थिंग, ओड जिसके विषय में लिखा जाता है उसको इसमें एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है. आई गिव यू द एग्जांपल.
एज ओड टू नाइटिंगल। ये जॉन कीट्स की लिखी हुई एक पोइम है जिसमें नाइटिंगल प्रिया को संबोधित करके कवि ने पूरी पोइम लिखी है। इसी तरह से जॉन कीट्स इज फेमस एज एन ओड राइटर। उसकी और बहुत सी पोइम्स हैं। सभी पोइम्स में उसने जिसके विषय में भी वो पोइम लिखी है उसको वो एड्रेस करके पूरी पोइम के अंदर बात करता है। थर्ड काइंड ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री इज एलेजी। इन हिंदी इट इज कॉल्ड शोक गीत। जैसे कि नाम से जाहिर है, यह एक शोक गीत होता है जो कवि के अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड की मृत्यु के बाद गाया जाता है। एलिजी भी दो तरह की हो सकती है, पर्सनल और पर्सनल एलिजी में कवि अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड के बारे में बात करता है। इम्पर्सनल में वो अन्य व्यक्तियों के बारे में बात कर सकता है। जैसे कि इन योर एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इस पोएम में टॉमस गरे विलाप कर रहे हैं। उन्होंने शोकगीत लिखा है गांव वालों के ऊपर, गांव के कुछ लोगों की उन्होंने कब्रें देखी, उसको देखकर उनके मन में जो भी फीलिंग्स आई उन्होंने इस पोएम में लिखी है। तो ये मृत्यु के बाद लिखी जाने वाली पोएम्स होती हैं एलिजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ काइंड ऑफ पोएट्री, दैट इज सोनेट। सोनेट ये इसमें एक फिक्स लाइंस होती हैं पोएम की और वो 14 होती हैं। 14 लाइन की जो पोएम होती है, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको सोनेट कहा जाता है। इसमें कवि किसी भी घटना का वर्णन कर सकता है, लेकिन इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे सबसे पहले सोनेट इटली में यूज हुआ था। पेट्रार्क नाम के एक पोइट ने इसको यूज किया था। पेट्रार्क ने इसका जो फिक्स पैटर्न रखा था उसमें 8 लाइन का एक स्टेंजा था और 6 लाइन का एक स्टेंजा था। 8 लाइन के स्टेंजा को ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन के स्टेंजा को सबस्टेट कहते हैं। तो 8 + 6 ये 14 लाइन की पोएम। 8 लाइन्स में कवि कोई भी समस्या रखता है या कोई भी शिकायत करता है, फिर 6 लाइनों में उस समस्या का हल या उस शिकायत का निराकरण करता है। एक पेट्रार्कन सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोएम है। इसमें आप पढ़ेंगे कि कवि कैसे 8 लाइनों में ईश्वर से शिकायत कर रहा है एंड लास्ट 6 लाइन्स उन शिकायतों का खुद ही उसकी अंतरात्मा ने जवाब दिया। तो इस तरह से ये पेट्रार्कन सोनेट होता है। आफ्टर पेट्रार्क विलियम शेक्सपियर आल्सो रोट सोनेट्स। इन इंग्लैंड ही स्टार्टेड द सोनेट विद अनदर पैटर्न। उसमें क्या था, देयर वर 4 स्टेंजास। फर्स्ट 3 स्टेंजास वर क्वाट्रेन। क्वाट्रेन मीन्स the stanza of 4 line, and then there was a couplet. Couplet means the stanza of 2 line. तो 3 quatrain और 1 couplet, 4 के 3 क्वार्टरन हो गए और एक कपलेट। कपलेट तो आप समझते होंगे, कपल मीन्स 2 होता है, तो कपलेट दोहे को कहते हैं, हिंदी में इसको दोहा कहते हैं। क्वार्टरन चौपाई। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें कवि अपने विषय में कुछ नहीं बताता, अन्य व्यक्तियों के विषय में कविता लिखी जाती है। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो बैलेड है। बैलेड एक ऐसा गीत होता है जो कवि किसी अन्य व्यक्ति के विषय में एक कोई स्टोरी के रूप में होती है ये, लेकिन उसको गाकर सुनाता है। नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री, एपिक। इन हिंदी यूज से महाकाव्य, जैसे कि नाम से ही व्यक्त हो रहा है, महान कविता। ये जो कविता होती है ये किसी महापुरुष के विषय में होती है। इन हिंदी ऑल्सो यू नो वेरी वेल अबाउट रामायण। रामायण एक महाकाव्य है, ये कविता है, महापुरुष हैं श्री राम, उनके विषय में कहानी है। ये इसकी विशेषता, ये कोई महापुरुष होता है जिसके विषय में लिखी जाती है और इसका धार्मिक महत्व भी होता है। In English, there are so many epics as The Light of the World,
द लाइट ऑफ एशिया। उससे पहले जॉन मिल्टन ने एक और एपिक लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट। और प्राचीन काल में होमर का लिखा हुआ भी एक एपिक बड़ा फेमस हुआ है, ओडिसी। तो इस तरह से ये महापुरुषों के विषय में होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया आपने हमारे देश के महापुरुष महात्मा बुद्ध के विषय में, तो ये व्यक्त हो जाता है कि ये एक एपिक है, एक बड़ी कविता होती है। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट पोएट्री। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पोएट्री। आई वांट टू टेल यू सम मोर पॉइंट्स अबाउट पोएट्री। एज पोएट्री में कवि किन किन बातों का ध्यान रखता है। जब कोई कविता लिखता है तो वह जो सिलेबल्स होते हैं उनका वो एक पूरा सेट बनाता है जिसको मीटर कहा जाता है। तो मीटर का ध्यान उसको रखना होता है, रिदम का ध्यान रखना होता है, राइमिंग वर्ड्स यू नो वेरी वेल, इनका ध्यान उसको रखना होता है, म्यूजिक डालता है उसके अंदर। तो ये सब चीजें से मिलकर के पोएट्री बनती है। तो पोएट्री में एक चीज और है जो बहुत अक्सर यूज होती है और जिससे पोएट्री में जान आ जाती है, वह है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आपके कोर्स में है। पहली पोइम पढ़ाना शुरू करो। इट्स ऑल फॉर टुडे।